हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम पे सेक्शन 77 और 78 बताया था कि न्यायालय के कार्य न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं या उसके जो ऑर्डर होते हैं और जो जजमेंट होती है उसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो दोस्तों इसी तरह सेक्शन 79 जो था मैंने आपको 76 के साथ इंटरलिंक करके पढ़ाया था और सेक्शन 77 को 78 के साथ लिंक करके पढ़ाया था। अब दोस्तों आज जो हमारा सेक्शन है वो स्टार्ट होगा सेक्शन 80 से, क्योंकि 79 मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं। आप प्लीज़ जाकर मेरी वो वीडियो देखिए। दोस्तों आज मैं अपना सेक्शन 80 स्टार्ट करूंगा जो बोलता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। इसी हिसाब से ये बताता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना के कारण हुई हो या किसी दुर्भाग्य के कारण से हुई हो और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना हुई हो, मतलब उसमें उसके इंटेंशन और उसमें उसकी नॉलेज ना हो जो वो कार्य कर रहा है। विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और विधिपूर्ण कार्य से कर रहा हो वो कार्य को और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा कर रहा हो और उचित सतर्कता मतलब तो जागरूक करना है, चौकन्ना एक तरीके से होता है ना कि भाई एक मतलब सोच समझ के आराम से उस कार्य को कर रहा है वो और सावधानी के साथ, और जो उसकी है सावधानी उसमें होनी चाहिए, विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है। तो मतलब विधिपूर्ण कार्य का सिंपल सा फंडा है कि इसमें एक तो दुर्घटना हुई हो जो दुर्भाग्य कारण हुई हो और जो बिना इंटेंशन के और बिना नॉलेज के हुई हो और विधिपूर्ण साधनों द्वारा वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया गया हो, मतलब विधि के अकॉर्डिंग साधन से यूज करके किया गया हो और उसमें उचित सतर्कता हो, मतलब जागरूकता के अकॉर्डिंग किया गया हो, चौकन्ना मतलब सही तरीके से किया गया हो और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है, मतलब उसे सावधानी के साथ में विधिपूर्ण कार्य किया है। इसमें दोस्तों 3 मेन पॉइंट है, दुर्घटना, दुर्भाग्य और मनस्थिति। मतलब एक तो मैनसिरिया, इसको बोलते हैं मैनसिरिया, मतलब दुर्घटना हुई हो वो मतलब बिना इंटेंशन के और बिना नॉलेज के हुई हो। दुर्भाग्य उसका मतलब जो भाग्य होगा वो खराब होगा, दुर्भाग्य के कारण हुई हो। और मन स्थिति मतलब उसके मन में ना हो वो कार्य करने की, बट उससे गलती से वो कार्य हो गया हो। ऐसे समय लिखा हुआ दुर्घटना मतलब आकस्मिक घटना, मतलब जो ना चाहते हो घटना हो जाती है। इसी हिसाब से इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं कि कोई आपराधिक कार्य हो, मतलब इसमें कोई अपराध का कार्य किया गया है, कोई अपराध कार्य हो चुका है इसमें। दोस्तों पहला पॉइंट है कोई आपराधिक कार्य हो, मतलब जो कार्य किया गया वो आपराधिक हो और कार्य आपराधिक इंटेंशन और आपराधिक मतलब क्रिमिनल नॉलेज के बिना किया गया हो, मतलब जो कार्य किया होगा वो क्रिमिनल इंटेंशन के बिना किया गया होगा और क्रिमिनल नॉलेज के बिना किया गया होगा। ऐसे कार्य दुर्घटना और दुर्भाग्य से हों, मतलब जो कार्य किए गए हैं वो दुर्घटना या दुर्भाग्य के कारण किए गए हों। कार्य विधि पूर्वक हो, मतलब कार्य विधि के द्वारा किया गया हो, कार्य विधि पूर्वक साधनों द्वारा किया गया हो, कार्य सद्भावना पूर्वक और उचित सतर्कता, मतलब सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में क्या हो और उचित सतर्कता मतलब कि उसने जो कार्य किया है वो एक जागरूकता तरीके से किया हो, कि इसको नॉलेज हो कि भाई जब मैं काम कर रहा हूँ सर दुर्घटना नहीं होगी या मतलब उस काम से कोई इंसान नहीं मरेगा, मैं किया गया हो। तो ये दोस्तों याद रखना, इसका आवश्यक पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 इसके पॉइंट याद रखना आप। इसी हिसाब से उसमें उदाहरण भी है। उदाहरण क्या है कि क्या है, एक व्यक्ति क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल निकलकर उछल जाता है, मतलब जो कुल्हाड़ी जो काम कर रहा होता है तो उसका फल होता है। फल मीन्स जो कुल्हाड़ी के ऊपर जिसको एक्स होता है वो उसके ऊपर जो लोहे का फल होता है जिससे कि पेड़ वगैरह कटता है या इस तरीके का फल होता है वो उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। मतलब जैसे वो फल काट रहा होता है तो जो फल होता है वो पीछे उछल के जो उसके पास व्यक्ति खड़ा है वो उसके लग जाता है और जो व्यक्ति लगने के बाद उसके वो ऐसी जगह पे लगता है कि वो लगते के साथ ही वो व्यक्ति मर जाता है। यहाँ यदि एक की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ए है उसको ये उसने उचित सावधानी उसमें कोई अभाव नहीं था कि जो उसे सावधानी बरती हुई है, बट लेकिन उसको ये नहीं पता था या किसी को भी नहीं पता होता कि जैसा कि कोई भी कुल्हाड़ी चला रहा हो और एकदम फल उड़ जाए, तो उससे नॉलेज तो किसी को होगी नहीं, भाई देखो जान पूछ के तो क्या नहीं, इसमें इंटेंशन भी नहीं आई, इसमें नॉलेज भी नहीं आई। तो उसी हिसाब से कि उसने अभाव में नहीं था तो वह कार्य माफी योग्य है। तो जो उससे गलती हुई है, जो उससे दुर्घटना हुई है वो कार्य माफी योग्य है और वह अपराध नहीं है, तो वो अपराध नहीं है। आप ये सिंपल बच्चों की दुर्घटना हुई है
दुर्भाग्य से हुई है, उसके बेचारे का दुर्भाग्य था कि वो उसमें एक्सपायर हो गया। कोई कॉमन इंटेंशन, सॉरी, कोई उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, कोई उसमें नॉलेज नहीं थी। उसने विधिपूर्ण कार्य से अपना कार्य कर रहा था सही तरीके से, किसी को मारने की उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो विधिपूर्ण कार्य सही कर रहा था वो। और साधन भी उसके पास ठीक थे, ऐसा साधन नहीं था कि भाई जैसे एक आर्म्स एक्ट हो या इस तरह का कुछ हो कि जिसमें गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा हो और उसके बाद उस कार्य से काम कर रहा हो। और उसमें सतर्कता भी थी कि भाई वो अपना काम कर रहा हो, उसके बराबर में खड़ा हुआ है, सावधानी के साथ किया गया कार्य किया है उसने, तो इसमें उसको माफी मिल जाएगी, जो ए है। दोस्तों इसी तरीके से इसमें केस लो हैं, मैं आपको 3 केस लो बता दूंगा। केस लो तो बहुत सारे हैं, बट आपको 3 बता दूं, मेन मेन केस लो हैं। पहला केस लो क्या है, मोहन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य है, 1965 का ये केस है। प्रस्तुत वाद में अभियुक्त ने मृत व्यक्ति के नाजुक अंग पर जोर से मुक्का मारा। मतलब जो अभियुक्त, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसने किसी व्यक्ति के नाजुक अंग पर, मतलब सेंसिटिव एरिया पर उसने मुक्का मारा, और उसने ऐसी जगह पे मारा कि जिससे कि वो व्यक्ति मर गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। वहां उसके द्वारा बचाव में यह तर्क दिया जाता है कि उसका आत्म हत्या करने का नहीं था। मतलब यहाँ पर वो अपना अपना बचाव में ये कहता है कि भाई मेरी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी और मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी, वो इस बात को बोलता है। ठीक है, तो न्यायालय ने उसके बचाव में अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने जो उसका बचाव था उसको अस्वीकार कर दिया, यह कहकर कि उसे दुर्घटना या दुर्भाग्य का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, बट लेकिन उसने ऐसे नाजुक अंग पर, ऐसे सेंसिटिव एरिया पर, ऐसे सेंसिटिव पार्ट पर उसने इतनी तेज मुक्का मारा कि जिससे उसका मरना लगता था कि कोई भी अगर किसी को एज ए सेंसिटिव एरिया मुक्का मारता है जिससे वो मर जाए, तो उसने उसको वैसे ही मुक्का मारा। वो उसको नॉर्मली भी कहीं मुक्का मारता, अगर वो वैसे मर जाता तो उसको इसका लाभ एक बार की मिल जाता, बट उसने एरिया ही ऐसा नाजुक सेंसिटिव लिया है, तो जिससे कि सबको पता था कि इस एरिया में मारने पर वो मर जाएगा। तो इसीलिए जो न्यायालय है, इसलिए जो कोर्ट है, उसने जो इसका बचाव था उसको अस्वीकार कर दिया। उसने बोला कि यह दुर्घटना और दुर्भाग्य का लाभ इसमें आपको नहीं दिया जाएगा। इसी हिसाब से इसमें दूसरा जो केस हुआ है वो है भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1998 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यदि कार्य बिना किसी सतर्कता, मतलब जागरूकता और तथा सावधानी से किया जाता है तो अभियुक्त धाराशायी का लाभ प्राप्त नहीं करता। इसी हिसाब से जैसे इसमें बताया गया है कि जो वो जागरूकता है, जो कार्य कर रहा है वो बिना किसी जागरूकता ही करता है और बिना किसी सावधानी करता है, तो उसका इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे इसमें तीसरा केस है खोरा घासी वर्सेस स्टेट, 1978 का एक केस में। इसमें क्या था, एक अभियुक्त है जो रात में खेत की रखवाली कर रहा था। जो एक्यूज पर्सन है वो इसमें खेत की रखवाली कर रहा था। देर रात उसने खेत में सरसराहट सुना, मतलब उसने कोई आवाज सुनी जो सरसराने की आवाज थी। तो जो अभियुक्त है इसमें जो उसने सरसराहट सुनी तो उसने सोचा कि कोई जानवर समझते हुए गतिशील वस्तु पर तीर चला दिया उसने। मतलब उससे जो लगा कि जो सरसराहट सुने तो उसे लगा कोई जानवर है, जो तेज गति से उसने उस वस्तु को सोचते हुए, जानवर को सोचते हुए, उस वस्तु को सोचते कि ऐसा क्या निकल रहा है, तो उसने तीर चला दिया। वह तीर एक मानव को जाकर लग गया। जो तीर था वो एक मानव का लग गया, और जो वो मानव के लगा, जब उसको लगा कि कोई चीज है जो लगी है, जो मैं मार रहा हूँ, किसी चीज में मार रहा हूँ, बट वो बाद में मानव था जब उसको पता चला। तो जो चोरी के आशय से खेत में घुसा था, मतलब जो वो व्यक्ति घुसा था वो चोरी के आशय से घुसा था। तो सिंपल सा इसमें इसको बेनिफिट मिल गया कि भाई उसने क्या सोचा कि कोई ऐसी चीज है जो उसके पेड़ को खराब कर रही है, मतलब उसके जंगल, वो खेत को खराब कर रही है, और या उसको ऐसा लगा कि कौन सी चीज ऐसी जो सरसराहट तेज स्पीड में मेरे खेत में आई है, क्या पता वो मुझे ही नुकसान पहुंचा दे। तो इसीलिए उसने उसको मार दिया। उसको ये नहीं पता था कि वो एक मानव है, तो उसमें उसकी इंटेंशन मारने की थी, पर लेकिन सतर्कता, जो जागरूक था वो, और वो सावधानी से उसने उसको करा। तो उसने जो तीर मारा है वो अपनी सेफ्टी के लिए मारा था, और उसको ये नहीं पता था कि उसमें कोई मानव है, और जो वो मानव था चोरी करने के लिए खेत में घुसा था। इसी हिसाब से दोस्तों सेक्शन 80 मेरा कंप्लीट हो गया। मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, योगदायी उपेक्षा क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस किसको बोलते हैं। आपराधिक विधि में किसी भी इंटेंशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कोई बचाव नहीं है।
मतलब आपराधिक विधि में, क्रिमिनल लॉ में अगर कोई किसी की इंटेंशन है, उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कोई बचाव नहीं है। अगर वो ये कहता है कि भाई हम दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्तियों उसको मार तो रहे थे, पर लेकिन ना हमारी इंटेंशन थी और ना हमें इस तरीके से पता कि वो मर जाएगा, तो इसमें उसका कोई बचाव नहीं है कि मैंने कम मारा या मैंने ज्यादा मारा। इसके अकॉर्डिंग जो उसको सजा दी जाएगी दोनों को बराबर जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजेंस दोनों की होगी। इसमें नेग्लिजेंस में तुम्हें वही होती है कि गलत दुर्घटना, जो से दुर्घटना करी है, तो इस हिसाब से ये सेक्शन 80 मेरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसी तरीके सेक्शन 81 है। सेक्शन 81 क्या कहता है? कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभाव्य है। मतलब कार्य है जिसमें अपहानि होना, मतलब तरीके से हानि होना वो संभाव्य है, मतलब उसकी संभावना है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना, किंतु जो क्रिमिनल इंटेंशन के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया कार्य है। मतलब जो अन्य अपहानि होनी है, मतलब अन्य जो हानि होनी है उसके निवारण, मतलब उसको खत्म करने के लिए जो कार्य किया जाता है। मतलब सिंपल सा है कि किसी कार्य को संभावना पूर्वक रोकना, और जो बिना किसी भी क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया हो, और जिस कार्य को वो निवारण कर रहा है उस कार्य में उसको अन्य अपहानि हो रही हो। तो मतलब इसमें मैं आपको बताया थोड़ा सा, इसमें मैंने लिख रखा है नीचे भी, धारा 81 के अनुसार केवल इस प्रकार अपराध नहीं होता, मतलब सेक्शन 81 के अनुसार केवल इस प्रकार अपराध नहीं होता कि वह जानते हुए की गई है कि उसने हानि होना संभव है। मतलब कि जो अपराध है वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा यह जानते हुए, अगर वो जानता भी है कि उससे हानि होना संभव है, मतलब जो वो कार्य कर रहा है उसको पता है कि उससे वो हानि होगी, परंतु फिर भी वो अपराध नहीं माना जाएगा यदि हानि पहुंचाने के संबंध के पीछे कोई आशय नहीं हो। मतलब अगर कोई वो हानि पहुंचा रहा है किसी को भी, या किसी भी तरह की हानि पहुंचा रहा है, तो पर उसके पीछे उसका कोई मतलब इंटेंशन नहीं है उसको हानि पहुंचाने की, ऐसी हानि अन्य हानि रोकने के लिए सद्भावना पूर्वक की गई हो। मतलब ऐसी कोई हानि होगी जिसको रोकने के लिए वो दूसरी हानि करता है, वो भी गुड फेथ में। मतलब सिंपल सा है कि एक हानि को रोकने के लिए दूसरी हानि करनी। एक सिंपल सा इसमें एक एग्जांपल है, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें लिख रखा है कि बड़ी घटना को रोकने के लिए छोटी घटना कर सकता है, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक लाइन में ये मानो कि 10 मकान है, 10 घर है एक लाइन में। एक जो लाइन में 10 घर है उसमें पहले घर में आग लगती है, उसके साथ साथ में वो गैस पाइपलाइन के अकॉर्डिंग दूसरे घर में चली जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति वो तीसरा घर या तीसरी झोपड़ी मान लो, या वो तीसरी झोपड़ी रोकता है और तीसरी झोपड़ी तोड़ देता है और बीच में से हटा देता है, तो वो क्या करा, उसने करी तो हानि है, पर लेकिन आगे के जो 7 मकान है उसे रोकने के लिए उसने उस हानि को करा है, तो वो इसमें दंडित नहीं किया जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब इसका ये है कि कोई भी अगर बड़ी हानि हो रही हो उसे रोकने के लिए कोई छोटी हानि करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें आवश्यकता और बचाव का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं, मतलब इसको हम ये बोलते हैं कि आवश्यकता और बचाव का सिद्धांत, मतलब नेसेसरी ऑफ थ्योरी। ऐसे कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आश्रय के बिना और अन्य निवारण के बिना किया गया हो, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, सिंपल सा, ठीक है ना। इसी हिसाब से सेक्शन 81 क्या है, आवश्यकता के सिद्धांत तथा आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आभारी है। मतलब ये जो है ये आवश्यकता का सिद्धांत भी है, नेसेसरी ऑफ थ्योरी भी है। जैसे इसमें क्या है कि दूसरा सेल्फ डिफेंस, कि अपने सेल्फ डिफेंस लेना, तो इसमें बताया गया सिंपल सा कि एक तो नेसेसिटी ऑफ थ्योरी आवश्यकता का सिद्धांत जो उसमें किसी की आवश्यकता हो सकती है, और प्लस में आत्मरक्षा का सिद्धांत, उसमें अपनी भी आत्मरक्षा करना जरूरी है। इसमें आवश्यकता के सिद्धांत में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला हानि विधि दृष्टि से अपराध अपहानि हो। मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य कर रहा है तो उसमें हानि तो है, और जो अगर लॉ के दृष्टि से देखें तो अपराध भी और अपहानि भी है। ऐसी हानि उस व्यक्ति द्वारा स्वयं की हो, ऐसी हानि उस व्यक्ति द्वारा स्वयं की या अन्य व्यक्ति की, ये याद रखना, शारीरिक हो या उसकी कोई संपत्ति हो, उसको बचाव के लिए, हानि रोकने के लिए की गई हो। मतलब एक तो वो हानि अपनी करेगा, मतलब उस पर अगर कोई मतलब किसी तरह की कोई हानि हो रही है तो अपने बचाव के लिए करेगा, और अन्य व्यक्ति के शरीर के लिए भी करेगा,
और तीसरे में संपत्ति के लिए भी करेगा। आपको याद रखना है, प्री पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 81 में तो ये पूछ लिया जाता है कि नेसेसिटी ऑफ थ्योरी प्री के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाए किस किस की वो मतलब अगर उस पर वो हानि हो रही है तो आप किस किस का बचाव पहले करोगे, तो वो पहले स्वयं का करेगा, फिर उसके बाद अन्य व्यक्ति के शरीर की करेगा और फिर उसके बाद संपत्ति की करेगा। ठीक है ना। इसमें जो तीसरा पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है और ये फिफ्थ पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट है ऐसी हानि बिना इंटेंशन के की गई हो, कार्य गुड फेथ में किया गया हो। जिस हानि से बचाव के लिए कोई कार्य किया गया हो वो की गई हानि से बड़ी हो। मतलब सिंपल सा कि जिस हानि से बचाव वो कर रहा है और जिस हानि से बचाव के लिए वो हानि करता है, मतलब हानि पहुंचाता है, तो वो उससे बड़ी हो। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया, उसमें एक झोपड़ी वाला मान लो या घर वाला मान लो कि 10 घर है एक गली में, उसमें से वो दो घर जल जाते हैं, तीसरा जलने की स्थिति में है तो तीसरे घर को वहां से हटा देता है, तो आगे 7 घर बच जाते हैं, तो उसने इसमें कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों सेक्शन 82 का उदाहरण है एक, इसमें एक बड़ी अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। जो मैंने आपको पीछे बताई थी एक इलस्ट्रेशन टाइप में, एग्जाम्पल टाइप में, तो वो यही है कि एक व्यक्ति है, एक बड़ी अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। जो इस कार्य को मानव जीवन बचाने का था और संपत्ति की हानि को रोकने के लिए, देखो अब मानव जीवन हानि बचाने के लिए और संपत्ति की हानि को रोकने के लिए और सद्भावना पूर्वक करता है, अतः इस प्रकार की हानि से ए उत्तरदायी नहीं होगा, जो मैं आपको बता रहा था। इसी हिसाब से इसमें एक जूरिस्ट थे हमारे सर्जेंट पोलार्ड, उन्होंने क्या कहा, आवश्यकता के अधीन की गई बातें, जो आवश्यकता के अधीन बातें की गई हैं, विधि के शब्दों को भंग करने के बावजूद विधि को भंग नहीं करती। मतलब कोई ये कहे कि भाई मुझे इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए, आवश्यकता के सिद्धांतों का फायदा मिलना चाहिए, तो वो ये कहेंगे कि जो उसके वर्ड हैं, ठीक है ना, आपको उसका तो फायदा मिलेगा पर विधि को भंग करने का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे मामले विधि के शब्द तो भंग हो सकते हैं किंतु विधि का इंटेंशन मतलब आज से भंग नहीं हो सकता। मतलब उसके वर्ड है उनको तो आप भंग कर सकते हो, पर लेकिन अगर आप पूरी ही विधि को भंग करने की कोशिश करोगे, मतलब पूरे ही इस विधि लो को भंग करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे मामले में विचार अधिकार होने के कारण दंडनीय नहीं होता। इसी हिसाब से आपको एक केस समझा देता हूँ, एक आर वर्सेस डेडले एंड स्टीफन, 1884 का एक केस है। इस केस में क्या कहा गया था, पहले थोड़ा को बताया तो केस के बारे में क्या है। जहाज के नष्ट हो जाने पर शेष बचे 3 व्यक्तियों ने अपने आप को भूखा मरने से बचाने के लिए एक बच्चे को मारकर खा लिया और वहां इस जगह में कार्य को आवश्यकता कार्य माना। मतलब एक जगह पर एक आइलैंड पे ये जाते हैं, वहां पे जहाज का नष्ट हो जाता है, नष्ट होने पर से कुछ 3 ही बचते हैं, 2 आदमी होते हैं, एक बच्चा बचता है। इस वाले केस में जो 2 आदमी होते हैं वो उस बच्चे को मार के खा जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और फिर वो इस चीज का डिफेंस लेते हैं कि भाई आवश्यकता, मैंने तो अपनी मेरी नेसेसिटी थी जिसके कारण मुझे खाना पड़ा, अगर मैं नहीं खाता तो मैं मर जाता। तो उस पर क्या कहा है कोर्ट ने, उस पर न्यायालय ने कहा कि इस कार्य को आवश्यकता का कार्य नहीं माना जाएगा और इसे आवश्यकता का सिद्धांत लागू करने से इनकार कर दिया। उसमें यह कहा है कि आप दूसरे की जान नहीं ले सकते हो अपने फायदे के लिए। मतलब इसमें जो बात की है कि देखो 3 व्यक्ति थे, बच्चे को मारकर खा गए, तो इसी वजह से कहा है कि आत्म संरक्षण का आवश्यक तत्व है, मतलब एक तरह से अपने आप को बचा के रखना। ठीक है, यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, मतलब यह बहुत बड़ी नेसेसिटी का पार्ट बनता है, किंतु यह पूर्ण आवश्यक नहीं है, किंतु आप इस पर निर्भर नहीं हो सकते। पूर्ण आवश्यकता नहीं है, पूरी आवश्यकता नहीं है। अतः आत्म संरक्षण के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति का वध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो जो इस वाले केस में वो बच्चे को मारे खाया था, उन्होंने बोला भाई ये तो हमारी नेसेसिटी का पार्ट है, भाई नेसेसिटी थ्योरी ऑफ नेसेसिटी है हमारी, तो भाई मतलब नेसेसिटी का सिद्धांत है तो हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उस कोर्ट ने उसको मना कर दिया था कि नेसेसिटी का सिद्धांत नहीं है, वो इसके कारण से कि निर्दोष व्यक्ति को वध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, कि आप अपने संरक्षण के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए आप दूसरे को बिना बात के मार नहीं सकते।
एक होता है सेल्फ डिफेंस, एक होता है ये नेसेसिटी ऑफ थ्योरी। सेल्फ डिफेंस में तो क्या होता है कि आपके ऊपर सामने वाला अगर कोई हमला कर रहा हो जिससे आपको लगता है कि आप मर जाओगे, वो आपको आगे पढ़ाऊंगा। प्राइवेट डिफेंस भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि प्राइवेट डिफेंस क्या होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आप वो आपको मारेगा और आप उससे मर जाओगे, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस में उसको आप मार सकते हो। बट ये क्या है, यहाँ पे वो बच्चा उनको मार तो नहीं रहा था, इन्होंने सिर्फ ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने संरक्षण करने के लिए उन्होंने उसको मार के खा लिया। तो इसीलिए उनको उसका सेक्शन 83 का सेक्शन 81 का बेनिफिट नहीं मिला। और इसमें ये क्या, आत्म संरक्षण की आवश्यकता में नेसेसिटी ऑफ सेल्फ प्रिवेंशन में ये चीज इसमें आ जाएगी, ये इस केस में भी आ जाएगी और ये इसमें भी पूछ लेते हैं नेसेसिटी ऑफ सेल्फ प्रिवेंशन होता क्या है। तो दोस्तों मेरा सेक्शन 81 तक कंप्लीट हो गया है और इसके बाद मैं आपको सेक्शन 82 और 83 प्लस इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा, बिकॉज उसमें यह पूछा जाता है कि क्या 7 साल का बच्चा हत्या कर सकता है किसी की, या 7 साल से 12 साल का बच्चा किसी को मार सकता है? अगर वो मार सकता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, वो किस में जाएगा? इस तरीके के इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर बने रहना और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, जो आगे बच्चों तक पहुँचती रहे वीडियो। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस मेरी वीडियो के बेल आइकन को भी प्रेस करें कि जिससे कि आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।